महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन अब तक आपस में सीटों के लिए लड़ झगड़ रहा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आती जा रही है, तीनों पार्टियों के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है कि इस किचकिच की वजह से इंडी गठबंधन में कई सीटों का नुकसान हो सकता है। भीम शक्ति शिव शक्ति गठबंधन यानी बीवीए और उद्धव ठाकरे का गठबंधन पहले ही टूट चुका है। इंडी गठबंधन प्रकाश अंबेडकर को अपने साथ जोड़ पाने में कामयाब नहीं हो सका। इस वजह से उसे करीब 9 सीटों का सीधा सीधा नुकसान होता दिख रहा है। ये 9 सीटें वो हैं जहां प्रकाश अंबेडकर की वजह से बीजेपी जीती थी। इसलिए माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव में भी प्रकाश अंबेडकर की बड़ी भूमिका होगी। साल 2019 के चुनाव में बीवीए को 6.7% वोट हासिल हुए थे। हालांकि सीट एक भी नहीं मिली। बावजूद इसके अंबेडकर की पार्टी 9 सीटों पर यूपीए की हार की वजह बनी थी। इन सीटों में नांदेड़, सोलापुर, सांगली, बुल्ढाना, परभणी, गढ़चिरौली, हिंगोली, अकोला और हाथकड़गले सीट भी शामिल है। अकोला छोड़ बाकी सभी सीटों पर यूपीए के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे और बीजेपी शिवसेना के उम्मीदवारों को जीत मिलने का रास्ता साफ हुआ था। अकोला पर तो बीवीए ने यूपीए के उम्मीदवार को तीसरे नंबर तक धकेल दिया था। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। ये जानने के लिए कि महाराष्ट्र की सियासत में बीवीए की क्या हैसियत है, इन सीटों के आंकड़ों पर नजर डालनी होगी। नांदेड़ सीट पर बीजेपी को 4,87,000, कांग्रेस को 4,47,000 वोट मिले, जबकि वीवीए ने 1,66,000 वोट हासिल किए थे। सोलापुर में बीजेपी ने 5,25,000 वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस को 3,66,000 वोट मिले। बीवीए को 1,70,000 वोट मिले। सांगली में बीजेपी को 5,09,000, स्वाभिमानी पक्ष को 3,45,000, बीवीए को 3 लाख वोट मिले थे। बुल्ढाना में शिवसेना उम्मीदवार को 5,22,000, एनसीपी को 3,89,000, बीवीए को 1,73,000 वोट्स मिले। परभणी में शिवसेना को 5,39,000, एनसीपी को 4,97,000 और बीवीए को 1,50,000 वोट मिले। गढ़चिरौली में बीजेपी को 5,20,000, कांग्रेस को 4,42,000 और बीवीए को 1,11,000 वोट मिले थे। और इसी वजह से हिंगोली में शिवसेना उम्मीदवार को 5,86,000, कांग्रेस उम्मीदवार को 3,08,000 और बीवीए के उम्मीदवार को 1,74,000 वोट्स मिले। हाथकड़गले सीट पर शिवसेना को 5,86,000, स्वाभिमानी पक्ष को 4,90,000 और बीवीए के उम्मीदवार को 1,23,000 के वोट मिले। अकोला में तो बीवीए के उम्मीदवार 2,79,000 वोट हासिल कर पाए। वहीं बीजेपी को 5,54,000 तो कांग्रेस को 2,54,000 वोट्स मिले थे। इसके अलावा बीवीए की वजह से कांग्रेस के नेताओं और 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों अशोक चौहान और सुशील कुमार शिंदे को भी हार का मुंह देखना पड़ा था। प्रकाश अंबेडकर ने ऐलान किया कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अकोला सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। अकोला सीट पर बीजेपी 2004 से लगातार चुनाव जीत रही है। बीवीए का मुख्य आधार महाराष्ट्र के दलित और मुस्लिम समुदाय हैं। उद्धव ठाकरे ने प्रकाश अंबेडकर के साथ मिलकर भीम शक्ति शिव शक्ति गठबंधन बनाया था। वंचित बहुजन अघाड़ी की लंबे समय तक इंडी गठबंधन में शामिल शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी से सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चली, लेकिन बात बन नहीं पाई। साल 2024 में बीवीए ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। शराब घोटाले का जाल अरविंद केजरीवाल ने इतना लंबा चौड़ा बुन दिया कि अब एक एक कर उनकी पार्टी के नेता उसमें फंसते जा रहे हैं। असल में घोटाले को अंजाम देने और रिश्वत की रकम को ठिकाने लगाने के लिए हर मोड़ पर एक नया किरदार बैठाया गया है। अब वही सारे किरदार एक एक कर पकड़े जा रहे हैं। ताजा मामला राघव चड्ढा और केजरीवाल के करीबी दुर्गेश पाठक का है, जिसे ईडी ने हाजिर होने के लिए समन भेजा है, क्योंकि दुर्गेश पाठक विजय नायर के साथ मिलकर काम करते थे और इसीलिए इनाम के तौर पर जब राघव चड्ढा ने विधानसभा सदस्यता छोड़ी तो उस सीट से दुर्गेश पाठक को उपचुनाव लड़वाया और विधायक बना दिया। अब ईडी ने दुर्गेश पाठक को पूछताछ के लिए बुलाया है और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहले से ही शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है और इसके अलावा दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी आबकारी नीति घोटाला मामले में जेल की हवा खा रहे हैं और संजय सिंह ताजा जमानत पर रिहा हुए हैं। ईडी इस वक्त बेहद ही चर्चित केस में अरविंद केजरीवाल के निजी असिस्टेंट विभव कुमार से पूछताछ कर रही है। इस बीच दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने दुर्गेश पाठक को समन भेज दिया है और इस मामले की जानकारी रखने वालों ने बताया कि विभव कुमार से शराब घोटाला मामले में कुछ कागजातों की जांच को लेकर पूछताछ चल रही है। ईडी के सूत्रों का कहना है कि गोवा विधानसभा चुनाव में किए गए कैश पेमेंट को लेकर कुछ बयान जांच एजेंसियों ने लिए हैं और इन्हीं बयानों में दुर्गेश पाठक का नाम सामने आया। बताया जा रहा है कि दुर्गेश पाठक दोपहर के बाद ईडी के दफ्तर में हाजिर हो सकते हैं।
जिसके बाद माना जा रहा है कि जांच एजेंसी दुर्गेश पाठक से इस कैश के लेन देन के संबंध में पूछताछ कर सकती है। हवाला के जरिए जो रकम गोवा भेजी गई उसके तार मुंबई के हवाला ऑपरेटर से जुड़े हैं। बड़ी बात यह कि जब सीबीआई की टीम ने विजय नायर के मुंबई स्थित घर पर छापा मारा था तब दुर्गेश पाठक विजय नायर के घर पर पाए गए थे और ईडी ने आरोप लगाया कि साउथ ग्रुप के हवाले से 45 करोड़ रुपए घूस लिए गए थे और इन पैसों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने साल 2021-22 में गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए किया था। बताया जाता है कि जांच एजेंसी ने यह दावा पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया के करीबी माने जाने वाले दिनेश अरोड़ा के बयान पर किया है। एजेंसी ने आगे दावा किया कि इस चुनाव प्रचार में ग्राउंड वर्क कर रहे लोगों को कैश पेमेंट किया गया था। इनमें सर्वे वर्कर, एरिया मैनेजर, असेंबली मैनेजर इत्यादि शामिल है और इन लोगों को आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर और दिल्ली के विधायक दुर्गेश पाठक मैनेज करते थे। बहरहाल पिछले महीने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करते वक्त जांच एजेंसी ने दावा किया था कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए किया और ईडी ने कहा कि आम आदमी पार्टी जिसके वो राष्ट्रीय संयोजक है उन पर और पार्टी पर केस चलाया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ दिक्कत यह है कि जब भी वो कुछ करना चाहती है या तो पहले खुद ही या फिर पार्टी के कुछ नेता ऐसा कर देते हैं जिससे पार्टी और राहुल गांधी की फजीहत होने लगती है। प्रदेश के मंडल में मंच राहुल गांधी के लिए सजाया गया, लेकिन हड़बड़ी इतनी कि मंच पर जो पोस्टर लगाया गया उसमें कांग्रेस की जगह बीजेपी के उम्मीदवार फग्गन कुलस्ते की तस्वीर छप गई। न किसी ने देखा न किसी ने सोचा। कांग्रेस की नींद तब खुली जब मंच का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। खबर मिलते ही कांग्रेस में खलबली मच गई। आनंद फानंद में फग्गन कुलस्ते की तस्वीर को जैसे तैसे ढका छिपाया गया। बता दें कि बात निकली तो दूर तलक तो जाएगी ही। मंडला लोकसभा क्षेत्र के धनौरा गांव में कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार मरकाम के पक्ष में होने वाली चुनावी सभा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के संबोधन से पहले मुख्य मंच पर जो फ्लैक्स लगाया जा रहा था उस पर संघ की तस्वीर थी। मंत्री एवं भाजपा प्रत्याशी फग्गन कुलस्ते सहित सभी कांग्रेस नेताओं की तस्वीर थी। बाद में पंच पर लगे पोस्टर में बीजेपी नेता की फोटो को आनंद फानंद में बदला गया और उसकी जगह कांग्रेस विधायक रजनीश हरवंश सिंह की फोटो लगाई गई। हालांकि इस घटनाक्रम का वीडियो जैसे ही सामने आया लोग सोशल मीडिया पर मजे लेने लगे। लोगों ने जमकर मजेदार कमेंट्स किए। एक यूजर ने कमेंट करके लिखा कि जय श्री राम। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा ये सब क्या हो रहा है। एक अन्य यूजर ने लिखा लगता है कांग्रेस में शामिल होने वाले थे पर अंतिम क्षणों में मना कर दिया। एक दूसरे यूजर ने लिखा फिर कहते हैं ईवीएम हैक हो गई। मंडला के कांग्रेस ने इस बार ओमकार मरकाम को मौका दिया है। राहुल गांधी की ये रैली ऐसे समय में हो रही है जब एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर में मेगा रोड शो कर चुनाव प्रचार अभियान का आगाज किया था जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। रोड शो शाम करीब 6:30 बजे शहीद भगत सिंह चौराहे से शुरू हुआ। शाम करीब 7:15 बजे गोरखपुर इलाके में आदि शंकराचार्य चौराहे पर समाप्त हुआ। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद राज्य के अपने पहले दौरे पर आए प्रधानमंत्री मोदी भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल हाथ में लिए हुए थे। वे भगवा रंग के वाहन पर सवार होकर रोड शो कर रहे थे। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग कतार में खड़े थे, फोन से तस्वीरें ले रहे थे। मंडला में केंद्रीय मंत्री और 6 बार के भाजपा सांसद फग्गन कुलस्ते का मुकाबला पूर्व मंत्री और डिंडोरी एसटी से 4 बार के कांग्रेस विधायक ओंकार सिंह मरकाम से है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 4 चरणों में होने हैं। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, उसके बाद 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई को होगा। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश में 6,64,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। प्रदेश की राजधानी भोपाल में 7 मई और वाणिज्यिक राजधानी इंदौर में 13 मई को मतदान होगा। संसदीय प्रतिनिधित्व के मामले में छठा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। इसमें 10 सीटें ST/SC उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं जबकि 19 सीटें अनारक्षित। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटों पर जीत हासिल की थी जबकि कांग्रेस केवल 1 सीट छिंदवाड़ा जीतने में कामयाब रही थी और इस बार उस छिंदवाड़ा सीट से भी कई लोग कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। 6 महीने तक जेल की हवा खाने वाले संजय सिंह जमानत पर 3 अप्रैल को बाहर निकले। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते वक्त संजय सिंह की ये हिदायत उन्हें दी कि वो शराब घोटाला को लेकर कोई सार्वजनिक बयानबाजी न करे, लेकिन जमानत मिलते ही संजय सिंह को मानो पंख लग गए और लगातार शराब घोटाला को लेकर बयानबाजी करने पर तुल गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक इस मामले का संज्ञान नहीं लिया है और न ही इस बात की शिकायत ईडी ने की है, लेकिन एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को तगड़ा झटका दे दिया। ये झटका सिर्फ संजय सिंह को ही नहीं बल्कि केजरीवाल को भी लगा, क्योंकि इस मामले में दोनों पर ही मामला दर्ज है। असल में मामला गुजरात यूनिवर्सिटी के मानहानि का है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने गुजरात की एक अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी। ये पीएम मोदी डिग्री से जुड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने के मामले में संजय सिंह के खिलाफ जारी मानहानि समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
संजय सिंह ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले में गुजरात की एक अदालत द्वारा जारी इस समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल गुजरात हाईकोर्ट ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पीएम मोदी की डिग्रियों के बारे में जानकारी प्रदान करने की मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया था और इसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। ये केस पीएम मोदी की डिग्री पर उठाए गए सवालों के बाद किया गया था। संजय सिंह की याचिका खारिज करते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि हम वर्तमान याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने 16 फरवरी को संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के मामले में जारी समन को रद्द करने वाली मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। संजय सिंह और केजरीवाल ने सत्र अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ज्यादा दिन नहीं बीते जब आतिशी मरलेना ये कहकर अफसरों पर आरोप लगा रही थी कि वे मंत्री का आदेश नहीं मान रहे और जल बोर्ड के बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रहे। सरकार बनाम अधिकारी के इस विवाद को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने वित्त विभाग से इस मामले में जवाब तलब किया और अब वित्त विभाग ने अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया है वो आतिशी मरलेना के आरोपों की पोल खोलने वाला है। जल बोर्ड का फंड रिलीज न करने के दिल्ली सरकार के आरोपों पर दिल्ली के वित्त विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि साल 2016 से अब तक डीजेबी को 28,400 करोड़ रुपए का फंड दिया गया, लेकिन बोर्ड कोई जवाबदेही नहीं चाहती है। वित्त विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा के जरिए कहा कि दिल्ली जल बोर्ड को साल 2015-16 से अब तक 28,400 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड ने इसके बदले में कोई जवाबदेही नहीं रखी और न ही शर्तों के हिसाब से इस फंड का इस्तेमाल किया। सारे फंड को इधर उधर कर दिया गया। दिल्ली के वित्त विभाग ने ये जवाब दिल्ली सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल उस याचिका को लेकर दिया है जिसमें 3,000 करोड़ के बकाया की मांग की गई है। मुख्य सचिव ने कहा कि फरवरी 2018 से पानी सीवेज के लिए घरेलू टैरिफ और जनवरी 2015 से सर्विस चार्जेस में वृद्धि न होने की वजह से दिल्ली जल बोर्ड को हर साल 1200 करोड़ रुपए के संभावित राजस्व का नुकसान हो रहा है। हलफनामे के मुताबिक बकायेदारों की संख्या जो जुलाई 2023 में 11 लाख थी वो जनवरी 2024 तक बढ़कर 14 लाख हो गई। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन बकायेदारों को लगता है कि दिल्ली सरकार उनके बिल माफ कर देगी। दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर कर्ज और ऊपर से लगने वाला ब्याज 73,000 करोड़ रुपए पार कर गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्ली सरकार को जानकारी दी है कि अब इस कर्ज को चुकाना सक्षम नहीं। दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने हलफनामे में कहा कि उसने 2003-04, 2022-23, 20 वर्ष के बीच दिए फंड डायवर्जन के संबंध में दिल्ली जल बोर्ड का विशेष ऑडिट किया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि एक योजना के लिए निर्धारित धनराशि को अन्य योजनाओं में लगाया गया। शीर्ष अदालत ने 1 अप्रैल को वित्त विभाग के प्रधान सचिव को उस याचिका पर नोटिस जारी किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि अधिकारी विधानसभा द्वारा बजटीय मंजूरी के बावजूद दिल्ली जल बोर्ड को धन जारी नहीं कर रहे। दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने पिछली सुनवाई में कहा था कि नौकरशाह सरकार के निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि दिल्ली जल बोर्ड को 1,927 करोड़ रुपए अभी जारी नहीं किए गए। नौकरशाही और सत्तारूढ़ सरकार में गतिरोध के बीच मुद्दे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने 20 मार्च को शीर्ष अदालत का रुख किया था। प्रधान न्यायाधीश ने आम आदमी पार्टी सरकार को आश्वासन दिया था कि वो 31 मार्च को वित्त वर्ष खत्म होने के बाद भी दिल्ली जल बोर्ड के लिए निर्धारित धनराशि जारी करने का आदेश दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।